वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। सीटेट 6 सितंबर 2026 विषय परिसर अभ्यास ईवीएस पेडागोजी को लेकर फिर से महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉप 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि 6 सितंबर को आपको ईवीएस की परीक्षा में परिसर अभ्यास के सब्जेक्ट में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, रिसेंटली जिस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसका संपूर्ण अभ्यास कर आप लोगों के लिए फिर से कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हैं तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। सीटेट 6 सितंबर 2026 पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर हमारे सभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड जो लेक्चर है वो आपको बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर जितने लोग नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सर, पहला जो प्रश्न है, प्रश्न इस प्रकार का पूछा गया है, क्योंकि हम आपको बता रहे दोस्तों रिसेंटली परीक्षाओं में ईवीएस पेडागोजी को लेकर इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। अब देखिए, सीधे सीधे तौर पर पूछा गया है कि मिर्ची को हमारे देश में कौन लाया था। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर है सर। दक्षिण अमेरिका बताया गया है, दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान या फिर इंग्लैंड। तो देखिए, दक्षिण अमेरिका यहां पर आपका क्या है, सही विकल्प होगा। मतलब यहां पर जो विकल्प 1 दिया गया है, ऑप्शन जो 1 दिया गया है बिल्कुल सही होगा कि पुर्तगाली व्यापारी दक्षिण अमेरिका से मिर्च को भारत गोवा लेकर आए थे, जिसके बाद यह भारतीय भोजन का एक मुख्य हिस्सा बन गई है। मतलब आपका जो पहला विकल्प होगा, ऑप्शन जो 1 दिया गया है सर, वो बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 2, दूसरा जो प्रश्न है सर, प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। सीधे सीधे तौर पर प्रश्न यह पूछा गया है कि वह कौन सा पक्षियों का समूह है, नीचे दिए गए पक्षियों का वह कौन सा समूह है जो इंसानों की तुलना में 4 गुना अधिक दूर तक देख सकता है। इस प्रकार का यह प्रश्न है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं सर। तो देखिए, यहां पर आपको बताना है सर कि बाज, चील और गिद्ध ये जो होते हैं ये हमसे मतलब इंसानों से 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। विकल्प जो भी रहेगा, ऑप्शन जो भी रहेगा वो यहां पर क्या है, आपका सही विकल्प हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 सर, तीसरा जो प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया है कि रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ है जो पाया जाता है। अब देखिए, रेगिस्तानी जो ओक नाम का पेड़ है दोस्तों वो कहां पाया जाता है। प्रश्न इस प्रकार से पूछा है, विकल्प आपको दिए गए हैं अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया, राजस्थान या फिर संयुक्त अरब अमीरात। इस प्रकार 4 विकल्प आपको दिए गए हैं और इसका सही आंसर होगा सर ऑस्ट्रेलिया में। मतलब विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा वो यहां पर क्या है, आपका सही विकल्प होगा। स्पष्टीकरण देख लेने के बाद और ज्यादा स्पष्ट तरीके से आप समझ सकते हैं कि रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया के शुष्क और अर्ध शुष्क मध्यवर्ती रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाने वाला एक मध्यम प्रकार का पेड़ है। मतलब विकल्प जो बी रहेगा सर, ऑप्शन जो बी दिया गया है वो यहां पर क्या है, राइट विकल्प हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 सर, चौथा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार पूछा गया कि भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के किस राज्य में स्थित है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आपको परिसर अभ्यास ईवीएस पेडागोजी के सेक्शन में देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिए, दांडी जो है दोस्तों वो गुजरात में है। मतलब आपका जो विकल्प यहां पर डी दिया गया है, ऑप्शन जो डी दिया गया है वो यहां पर क्या है सर, राइट विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 5 सर, ये क्वेश्चन भी परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं दोस्तों और सही विकल्प होगा कर्णम मल्लेश्वरी। मतलब यहां पर जो विकल्प डी है, ऑप्शन जो डी दिया गया है वो इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल सही विकल्प होगा। दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि
वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी भारत की एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक, जिसको हिंदी में हम भारोत्तोलक कहते हैं। ऐतिहासिक उपलब्धि, उन्होंने सिडनी ओलंपिक 2000 में कांस्य पदक जीता था। वह ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट बनी थी। विकल्प डी सही रहेगा, ऑप्शन डी सही रहेगा। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि प्रत्येक प्रश्न जो होने वाला है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स तक इस वीडियो को शेयर करेंगे। दोस्तों अगर आप फेसबुक से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप हमारे बाकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर देखना चाहते हैं दोस्तों, तो सिर्फ आपको ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब पर सर्च कर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर बाकी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को प्लीज एक बार दिल से लाइक कर देंगे और चैनल पर जितने लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सर बहुत बड़ा प्रश्न है लेकिन उतना ही आसान यह क्वेश्चन होने वाला है। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है कि यह कहा जाता है कि बच्चे काफी आसानी से अपने परिवेश से बहुत कुछ सीखते हैं। डेफिनेटली उनके अनुभव का कक्षा में लाया जाए, उनके प्रश्नों के उत्तरों दिए जाए तथा उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया जाए। ऐसा करने से पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या को अधिक समृद्ध और रचनात्मक बनाया जा सकता है। उपयुक्त के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को इंगित कर रहा है? इस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछा गया है। सर 4 विकल्प आपको यहां पर दिए गए हैं और बिल्कुल सिंपल सी बात है कि स्थानीय से वैश्विक की तरफ, मतलब यहां पर जो विकल्प 1 रहेगा, ऑप्शन जो 1 दिया गया है वो इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल सही विकल्प माना जाएगा, क्योंकि बच्चे के तुरंत के परिवेश, अनुभव और स्थानीय वातावरण को शिक्षा का आधार बनाकर धीरे धीरे उसे व्यापक एवं वैश्विक संदर्भों में जोड़ना चाहिए। स्थानीय से वैश्विक सिद्धांत तो कहलाता है। मतलब यहां पर जो विकल्प 1 दिया गया है वो सर पूरी तरीके से सही विकल्प माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर 2026 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था, मतलब रिसेंटली फरवरी में जो परीक्षा हुई है उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर, देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सार्थकता है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। अब देखिए प्राथमिक स्तर पर माने कि 1ली से 5वीं तक या 3री से 5वीं तक पर्यावरण क्यों जरूरी है? प्रश्न इस प्रकार से बनता है। पहली बात यह बाल केंद्रित है। देखिए पहला विकल्प आपका ए हो जाना चाहिए सभी तरफ, बिल्कुल। अब यहां पर आप देखेंगे कहां पर ए नहीं है, तो सर विकल्प बी में ए नहीं है, क्योंकि बाल केंद्रित पर्यावरण होता है। ओके, अब बचे हमारे पास 3 विकल्प। इसका केंद्र बिंदु बच्चों को पर्यावरण पढ़ाना है। डेफिनेटली इसका जो केंद्र बिंदु बच्चों को पर्यावरण, सिर्फ पर्यावरण पढ़ाना नहीं है, क्योंकि यहां पर भी नहीं होगा ऑप्शन में, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है कि इसका केंद्र बिंदु सिर्फ बच्चों को पर्यावरण पढ़ाना है, तो इसको हम गलत कर देंगे सर। तो देखिए बी जहां पर है उसको भी हमने क्या है हटा देना है। अब हमारे पास बचे हैं 2 ही विकल्प, 1 और 4। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को उसके पर्यावरण का अनुभव करवाती है, डेफिनेटली करवाती है, मतलब सी जिसमें आ जाएगा वो जवाब हो जाएगा। और डी भी सही है कि इसका उद्देश्य बच्चों में सकारात्मक अभिवृत्ति, समस्या समाधान, कौशल और मूल्यों का विकास करना है। यहां पर आपका जो विकल्प डी रहेगा वो यहां पर सही विकल्प होगा। सर विकल्प बी क्यों गलत है, थोड़ा इसके बारे में चर्चा हम यहां पर कर लेंगे। देखिए विकल्प बी इसलिए गलत है कि इसका केंद्र बिंदु बच्चों को पर्यावरण पढ़ाना गलत है। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य बच्चों को केवल पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान पढ़ाना या रटना नहीं है, बल्कि उन्हें पर्यावरण के प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाना है। इसलिए जो विकल्प बी दिया गया था वो गलत था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8। सर 8वां क्वेश्चन भी 2026 की परीक्षा में रिसेंटली पूछा गया है कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक प्रयोग का प्रदर्शन करके दिखाता है कि किस प्रकार के एक शीशे आईने के ऊपर सांस छोड़ने से वह धुंधला हो जाता है। इस प्रयोग के द्वारा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के कौन से सामान्य उद्देश्य को प्राप्त किए जा रहा है? इस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछा गया है और ऑप्शन 1 इतना बड़ा दिया गया है कि वही सही जवाब होगा कि अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल्य प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना यहां पर आपका सही विकल्प होगा दोस्तों। मतलब अगर आप इस क्वेश्चन में तुक्का भी लगाएंगे तो आपको पता है कि ऑप्शन 1 इतना बड़ा दिया गया है कि वो सही विकल्प होगा ही। चलिए पहला विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 यहां पर आपका सही विकल्प हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9।
सर 9वां प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण परिवार एवं मित्र से संबंधित कक्षा 3 के बच्चों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होना चाहिए। अब देखिए यहां पर भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं सर। प्रश्न को सबसे पहले पढ़ लेना है, प्रश्न को समझ लेना है। अब यहां पर जो सही विकल्प होगा वो होगा परिवार वृक्ष, मतलब आपका जो विकल्प फैमिली ट्री, मतलब विकल्प जो बी दिया गया है, ऑप्शन जो बी दिया गया है सर, वो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। इसका स्पष्टीकरण देखने के बाद आप अधिक स्पष्ट तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि बताया गया है कि कक्षा 3 के 8 वर्ष के बच्चों की मानसिक और संज्ञानात्मक स्तर के लिए परिवार वृक्ष फैमिली ट्री सबसे सरल, दृश्यात्मक मतलब विजुअल और समझने योग्य प्रकरण है। इसके माध्यम से बच्चे अपने परिवार के सदस्यों, उनके बीच के संबंध और विभिन्न पीढ़ियों को एक चित्र या गतिविधि के रूप में आसानी से समझ सकते हैं। एनसीईआरटी की कक्षा 3 की ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में भी बच्चों को अपने बड़ों की मदद से परिवार वृक्ष बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। मतलब विकल्प जो बी रहेगा सर, वो पूरी तरीके से यहाँ पर क्या है, सही विकल्प माना जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही विकल्प रहेगा। चलिए प्रश्न क्या पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया कि बिहार के सापेक्ष पंजाब और केरल की स्थितियां क्या है। अब देखिए आप अगर बिहार में हैं सर, तो बिहार से आपको बताना है कि पंजाब और केरल की स्थिति क्या है। तो देखिए पंजाब आता है उत्तर पश्चिम में, पंजाब कहाँ आता है, उत्तर पश्चिम में आता है, और केरल आता है दक्षिण पश्चिम में। मतलब विकल्प जो डी रहेगा, ऑप्शन जो डी दिया गया है सर, इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। दोस्तों वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों सीटेट 2026 के लिए, सीटेट सितंबर 2026 के लिए आपको हमारे सभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड जो लेक्चर है वो बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन वाले बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न नंबर 11, चलिए 11वां प्रश्न है कि गोलकोंडा किला किसने बनवाया। देखिए वन लाइनर प्रश्न है दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आपको महाटेट में देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिए गोलकोंडा किले की अगर आप बात करेंगे दोस्तों, तो यह काकतीय राजवंश ने बनाया था। मतलब आपका जो विकल्प यहां पर बी दिया गया है, ऑप्शन जो बी दिया गया है सर, वो इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल सही विकल्प होगा, क्योंकि स्पष्टीकरण में साफ तौर पर बताया गया है कि काकतीय राजवंश हैदराबाद में स्थित गोलकोंडा किले का प्रारंभिक निर्माण 12वीं से 13वीं शताब्दी के काकतीय शासकों द्वारा एक मिट्टी के किले के रूप में करवाया गया था। बाद के वर्षों में इसे बहनमी सल्तनत और कुतुबशाही राजवंश के राजाओं द्वारा ग्रेनाइट पत्थरों से भव्य और मजबूत किले के रूप में विकसित किया गया। विकल्प जो बी रहेगा सर, ऑप्शन जो बी रहेगा वो इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल राइट विकल्प होगा। 12वां प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। 12वां प्रश्न जिस प्रकार से पूछा गया है आप देख सकते हैं कि नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छतों वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3.5 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो देखिए यहां पर एक हिंट आपको दी गई कि 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। छत कैसी है, तो ढालू छत है। ये काम होता है असम में। मतलब आपका जो विकल्प एक दिया गया है, ऑप्शन जो एक दिया गया है, वो यहां पर क्या है सर, राइट विकल्प होगा। क्योंकि असम के घरों की अगर आप बात करेंगे तो देखिए असम में बहुत बारिश होती है, जिसके कारण वहां बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। बाढ़ के पानी और नमी से बचने के लिए यहां के ग्रामीण लोग अपने घरों को लकड़ी से बनाते हैं और उन्हें धरती से करीब 3 से 3.5 मीटर लगभग 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर मजबूत बांस के खंभों पर खड़ा करते हैं। इन मकानों की छतें ढालू होती है ताकि बारिश का पानी आसानी से नीचे गिर सके। यह प्रश्न अक्सर सीटेट जैसी परीक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पूछा ही जाता है। मतलब आपका जो विकल्प एक रहेगा वो यहां पर क्या है सर, राइट विकल्प हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13वां प्रश्न है कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गोदीनगर या गांधीनगर कहेंगे, गोदीनगर नहीं होना चाहिए था, गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं बताइए। अब देखिए सीधे सीधे तौर पर आपको बताया गया कि अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको बताना है कि गुजरात कहां पर आता है और बिहार कहां पर आता है। इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। आपको मैप का जो है, भारत का जो नक्शा है, उसको अपने माइंड में फिट रखना है। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर दिए गए। तो देखिए आपका गुजरात आता है दिल्ली से दक्षिण पश्चिम
में और बिहार आता है दक्षिण पूर्व में। मतलब आपका जो डी विकल्प दिया गया है, ऑप्शन जो डी दिया गया है, वो इस प्रश्न के संदर्भ में सर बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 वो प्रश्न है कि आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। तो देखिए, एक पाठ में दो या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। मतलब यहां पर जो विकल्प सी दिया गया है, ऑप्शन सी दिया गया है, वो बिल्कुल सही विकल्प होगा सर, क्योंकि स्पष्टीकरण में साफ साफ तौर पर बताया गया कि एक पाठ में दो या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। सही उत्तर, एकीकृत ईवीएस कक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे अपने पर्यावरण को टुकड़ों में देखने के बजाय एक संपूर्ण रूप में देखते हैं। इसलिए एक कुशल शिक्षक के रूप में आप विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के संप्रत्यय को अलग अलग न पढ़ाकर एक ही पाठ में जोड़कर एकीकृत कर कर पढ़ाएंगे तो बेटर होगा। विकल्प सी आपका सही विकल्प रहेगा। ऑप्शन सी यहां पर क्या है सर, राइट विकल्प हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाव गए 6 विषयों में से एक है। तो देखिए, आप लोगों को पता है, क्योंकि इतना नॉलेज अब आपको होना चाहिए, परीक्षा में सिर्फ 22 दिन बचे हैं। विकल्प एक आपका सही रहेगा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। मतलब यहां पर जो पहला विकल्प दिया गया है सर, ऑप्शन जो एक दिया गया है, वो इस प्रश्न के संदर्भ में राइट विकल्प होगा, क्योंकि चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं सही उत्तर है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर मतलब कक्षा 3 से 5 के ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 मुख्य थीमों में विभाजित किया गया है। चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, इन्हीं 6 मुख्य थीमों में से एक है। मतलब विकल्प जो एक रहेगा सर, ऑप्शन जो एक दिया गया है, वो इस प्रश्न के संदर्भ में राइट विकल्प होगा। दोस्तों, आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए पेपर 1 के लिए प्रश्न संच अवेलेबल है, अपडेट प्रश्न संच अवेलेबल है। परीक्षा में अब सिर्फ 22 दिन का वक्त बचा है दोस्तों, और जिस प्रकार की यह प्रश्न संच हमने बनाए हैं, कम से कम अगले 22 दिन में आपने इसको कर कर परीक्षा में जाना है, क्योंकि जिस प्रकार से यह प्रश्न संच आप लोगों के लिए होने वाले हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अपडेट प्रश्न संच 6 सितंबर 2026 की परीक्षा के लिए बनाए हैं। पेपर 1 में हिंदी पेडागोजी, मराठी पेडागोजी, बाल मानसशास्त्र, परिसर अभ्यास और गणित पेडागोजी। मतलब हर सब्जेक्ट के लिए आपको यहां पर 10-10 क्वेश्चन सेट मिलने वाले हैं, विद आंसर की मिलने वाले हैं। सर प्राइस की अगर आप बात करेंगे तो हमने 499 यहां पर प्राइस रखा है, जो कि बिल्कुल यहां पर आप लोगों के लिए सूटेबल है दोस्तों। और यहां पर लिमिटेड ऑफर है। स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है सर, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर कर आप इसको परचेस कर सकते हैं। सिंपली आपको व्हाट्सअप पर हाई करना है, आपको हमारी तरफ से एक स्कैनर दिया जाएगा, उस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है, तुरंत आपको अपडेट प्रश्न संच मिल जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपकी पढ़ाई हुई है, नहीं हुई है, लेकिन बचे हुए 22 दिन में यह प्रश्न संच की प्रैक्टिस कर कर अगर आप परीक्षा में जाएंगे तो 100% इसका फायदा आपको सीधे सीधे तौर पर 6 सितंबर 2026 पेपर 1 में देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, लिमिटेड ऑफर है और लिमिटेड टाइम हमारे पास बचा है। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, अभी इस नंबर पर व्हाट्सअप कर कर आप इसको परचेस कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल पर जितने लोग नए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक से अगर आप वीडियो देख रहे हैं दोस्तों तो ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल सर्च कर कर आपको हमारे बाकी वीडियो यूट्यूब से देख लेना है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स तक वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए सर, प्रश्न क्या पूछा गया है देखिए। प्रश्न नंबर 16 2026 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि जानवर जिनके कान दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, ऐसे जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। तो देखिए, पहला कथन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद बताया गया कथन बी में कि जानवर जिनके कान दिखाई नहीं देते और जिनके शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। निम्नलिखित में से सही कोड चुनिए। तो देखिए, दोनों सही है, पहला भी और दूसरा भी। मतलब विकल्प जो एक रहेगा सर, ऑप्शन जो एक दिया गया है वो यहां पर क्या है, आपका राइट विकल्प होने वाला है। प्रश्न नंबर 17, चलिए 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेटमेंट टाइप प्रश्न यहां पर आपको पूछा गया है। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, मैं आपको बार बार ट्रिक बता रहा हूं। देखिए, यहां पर बचे हुए कुछ दिन है, आप लोगों को स्टेटमेंट टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार से सॉल्व करने। तो देखिए,
एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तकों में कोई पाठ वास्तविक लोग तथा उनके वास्तविक अनुभव पर आधारित है। पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति ने वास्तविक लोग तथा उनके वास्तविक अनुभव को क्यों शामिल किया गया है? पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति ने जो रियल लोग हैं, जो वास्तविक लोग हैं या जो उनकी वास्तविक अनुभव है, उनको पाठ्य पुस्तक में क्यों शामिल किया गया है? इस तरीके से प्रश्न यहां पर पूछा गया है। सर 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर देखिए। बच्चे वास्तविक लोगों से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं। पहला जो विकल्प है वो 100% सही रहेगा। सर पहला सही है तो हमने विकल्प में देखना है कि ए कहां पर नहीं है। ए ऑप्शन नंबर 3 में नहीं है तो उसको हमने हटा देना है सर, बिल्कुल हटा देना है। उसके बाद प्रश्न पूछा गया है कि उसके बाद विकल्प दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन के दौरान बच्चों के साथ उनके अनुभव को शामिल करके उनके विचारों पर चर्चा की जा सकती है। डेफिनेटली बच्चों के अनुभव को शामिल कर उस पर चर्चा की जा सकती है, मतलब विकल्प बी भी सही होगा। अब सर हमने क्या करना है कि बी कहां पर नहीं है, तो देखिए बी 4th में नहीं है, हमने 4th को भी हटा देना है। बच्चे हमारे पास 2 ही विकल्प, एक तो ए होगा या फिर बी होगा अब आंसर, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जो तीसरा विकल्प है वो दिया गया है कि यह विचार सल्यूट करने में सहायता मिलती है कि पर्यावरण अध्ययन केवल, हमने कहा सर केवल आ गया, नेगेटिव टैगवर्ड आ गया, कक्षों में ही एवं पाठ्य पुस्तकों में ही हो सकता है, तो ये आपका नेगेटिव हो गया। सी वाले विकल्प को भी हटा देना है, मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा, वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव बच्चों को प्रेरित करते हैं, यहां पर सही आंसर होगा। दोस्तों स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको ये बातों का ध्यान रखना है कि पहले हमने विकल्प को देखना है, नीचे ऑप्शन को देखना है, और जो ऑप्शन में नहीं होते उसको जल्दी जल्दी हमने क्या है रिमूव करते चलना है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। सर 18वां क्वेश्चन, 18वां प्रश्न पूछा गया है कि देखिए यहां पर भी 2 कथन और कारण दिए गए हैं। अब पहला क्या है सर कि समुदायों का सांस्कृतिक स्रोत भी बच्चों के अधिगम के लिए बहुत जरूरी है। डेफिनेटली लोक कथाएं, लोकगीत, चुटकुले, कला आदि बच्चों की भाषा और उसके ज्ञान को समृद्ध बनाते हैं। डेफिनेटली पहला जो कथन है यहां पर वो सही दिया गया है सर, बिल्कुल सही दिया गया है। उसका कारण है कि बच्चों का स्थानीय परिवेश केवल भौतिक या प्राकृतिक नहीं है। अब यहां पर केवल आया है लेकिन वो अलग सोर्स, अलग सेंस में आया है, ठीक है। केवल भौतिक या प्राकृतिक नहीं होता बल्कि उसका सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश भी स्थानीय होता है, ये वाला सही है। मतलब आपका जो विकल्प 1 और विकल्प कारण जो आर दिया है वो भी सही है दोस्तों, और व्याख्या भी बिल्कुल पूरी तरीके से सही है। मतलब आपका जो पहला विकल्प है वो यहां पर क्या है सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19वां प्रश्न है, मैं एक भारतीय पक्षी हूं जो पत्थरों के बीच खाली जगहों में अंडा देती हूं। ओके, मेरा घोंसला नाजुक टहनी, जड़े, ऊन, बाल तथा रुई आदि से बना होता है। बताएं कि निम्नलिखित में से मैं कौन हूं? सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए बात हो रही है इंडियन रॉबिन के बारे में, मतलब कल चिड़ी के बारे में। विकल्प जो डी रहेगा, ऑप्शन जो डी रहेगा सर वो यहां पर क्या है आपका सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहां पर क्या है बिल्कुल राइट विकल्प होने वाला है। फिर से उसी प्रकार का प्रश्न है कि मैं रेगिस्तान इलाके में पाए जाने वाला पेड़ हूं, मुझे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, मेरी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता, मेरे छल से दवा बनाई जाती है। बताएं कि मैं कौन हूं? निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। बिल्कुल इस प्रकार के प्रश्न लगातार आपको ईवीएस की परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। खिजड़ी पेड़ इसको हम कहेंगे। विकल्प जो सी रहेगा, ऑप्शन जो सी रहेगा सर वो यहाँ पर क्या है आपका राइट विकल्प होगा, क्योंकि खिजड़ी का पेड़ वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सेनोरारिया मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्र विशेषकर राजस्थान में पाया जाता है। इसे जीवित रहने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। इसकी लकड़ी मजबूत होती है जिसे कीड़ा नहीं लगता, और इसकी छाल का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा वो दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर स्पष्टीकरण भी साफ साफ तौर पर बताया गया है दोस्तों। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने ईवीएस पेडागोजी को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन देखे हैं दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार के प्रश्न आपको ईवीएस पेडागोजी में लेकर प्रश्न पूछे जाएंगे उसी प्रकार के प्रश्न हमने आज के इस वीडियो में शामिल किए। और आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों कि सीटेट 6 सितंबर 2026 के लिए हमारे पास नोट्स भी अवेलेबल है। आपको यहाँ पर पेपर 1 के लिए मराठी पेडागोजी के नोट्स, हिंदी पेडागोजी के नोट्स, चाइल्ड डेवलपमेंट्स के नोट्स, ईवीएस पेडागोजी के नोट्स और मैथ्स पेडागोजी के नोट्स सिर्फ 499 रुपये में मिलेंगे दोस्तों। मतलब 100 रुपये में एक नोट्स आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। पीडीएफ नोट्स तुरंत आपके व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में 22-23 दिन का वक्त बचा है, और इतने दिन में भी आप सीटेट को जो है दोस्तों आराम से पास कर सकते हैं, क्योंकि सीटेट में आपके पास नॉलेज कितना है ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, इस नंबर पर कांटेक्ट कर आप इसको परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।